जिस दिन मैंने अपनी बॉडी डोनेट करने का फैसला किया, मैंने अपनी एक्स फियांसे लिंजी को कॉल किया, जिससे मेरी 7 साल से कोई बात नहीं हुई थी। बहुत देर बाद उसने फोन उठाया। मैंने तुरंत अपनी बात बताई और बहुत संभल कर कहा, बस एक सिग्नेचर चाहिए, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसने बस इतना कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और सीधा फोन काट दिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर उस शहर की तरफ निकल पड़ा जहां वो रहती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो बहुत बिजी थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे बस यूं ही पेपर्स पर साइन कर दिए और चिढ़ते हुए कहा, एक और बात सुन लो, जब तुम सच में मर जाओ तो मुझे खबर मत करना। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर मुझे अपनी बीमारी याद आ गई। 7 साल पहले जो कुछ हुआ था उसकी वजह से वो आज भी मुझसे नफरत करती है। अब इतने सालों बाद सच बताने का शायद कोई फायदा भी नहीं था। आधा महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे ALS है। मैं खुद एक मेडिकल टीचर हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता था कि इस बीमारी का क्या मतलब है। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रेयर बीमारी मुझे कैसे हो सकती है। मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और खुद को घर में बंद कर लिया ताकि मैं इस भयानक सच को अपना सकूं। छुट्टी के आखिरी 2 दिनों में मैंने फाइनली इस सच को एक्सेप्ट कर लिया और अपना फैसला लिया। जब ये तय ही है कि मैं मरने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी मेरे कॉलेज को डोनेट कर दी जाए ताकि वो ALS पर मेडिकल रिसर्च कर सके। बॉडी डोनेशन फॉर्म पूरा भर चुका था, बस फैमिली मेंबर के सिग्नेचर वाली जगह खाली थी। पेन पकड़े पकड़े मेरी उंगलियां सफेद पड़ने लगी थी। सच कहूं तो अब मेरी फैमिली के नाम पर बस वही एक इंसान बची थी, अगर मैं बेशर्म होकर उसे अपनी फैमिली कह सकूं तो। आखिर में मैंने अपना फोन निकाला। काफी देर सोचने के बाद मैंने 7 साल बाद उस नंबर पर कॉल किया। क्या तुम मेरे बॉडी डोनेशन फॉर्म पर साइन कर दोगी? कॉल कनेक्ट हुआ। मैंने अपनी बात बताई, लेकिन दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा था। एक सेकंड बीत रहा था। उस अजीब सी शांति में मेरी धड़कनें तेज हो गई, हथेलियों में पसीना आ गया और अचानक मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा था कि मैं मरने वाली बात को मान चुका हूँ और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पल फोन पर उसकी चुप्पी सुनकर मुझे मौत से डर लगने लगा और बहुत बुरा फील हुआ। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर से बोला, अब मेरी आवाज आ रही है, बस एक सिग्नेचर चाहिए, टेंशन मत लो, तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। 7 साल से हमारी कोई बात नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद अभी उसका नंबर नहीं है। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम लिंजी हो? इस बार दूसरी तरफ से एक नफरत और चिढ़ भरी आवाज आई, पागल हो क्या? वो कोई और नहीं, लिंजी ही थी। मेरा गला भर आया और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने फोन कट कर दिया। 7 साल बाद भी मेरे लिए उसकी नफरत बिल्कुल कम नहीं हुई थी, लेकिन फैमिली मेंबर के सिग्नेचर के बिना बॉडी डोनेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता था। डॉक्टर्स ने मुझे ALS के बारे में जो बताया था वो बहुत डरावना था। हो सकता है 1 साल या शायद बस कुछ ही हफ्तों में मेरे हाथ पैर और शरीर के बाकी हिस्से काम करना बंद कर दें। मुझे नहीं पता कि किस दिन मैं चलना, चीजों को पकड़ना या यहाँ तक कि सांस लेना और बोलना भी भूल जाऊंगा। इसलिए जो काम करना है वो जल्दी कर लेना ही सही था। मैंने उसी रात की फ्लाइट बुक की और मीलों का सफर तय करके उस शहर पहुंचा जहां लिंजी अब रहती थी। उससे कांटेक्ट टूटे बहुत साल हो गए थे। हाई सिटी में लैंड करने के बाद मैंने उसके बारे में पता लगाया। बहुत मेहनत के बाद जब मैं होटल पहुंचा तो अगले दिन की सुबह हो चुकी थी, लेकिन गार्ड्स ने मुझे बाहर ही रोक लिया। जब उस मिडिल एज्ड औरत ने देखा कि मैं वहां से नहीं जा रहा हूं, तो उसने रूखेपन से कहा, आज YXN टेक की CEO लिंजी के छोटे भाई की बर्थडे पार्टी है, किसी भी आउटसाइडर का अंदर जाना अलाउ नहीं है। मैंने प्यार से समझाने की कोशिश की, मैं CEO लिंजी से ही मिलने आया हूँ, मैं उनका एक्स फियांसे हूँ और एक टाइम पर उनके ही परिवार ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन ये बात बोलते हुए मुझे इतनी गिल्ट फील हुई कि एक पल के लिए मैं अपना सिर भी नहीं उठा पाया। उस औरत को जाहिर है मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो मुझे धक्के मारकर बाहर निकालने लगी। तभी होटल के बड़े कांच के दरवाजे खुले और अंदर से कोई हमारी तरफ आ रहा था। एक औरत की धीमी ताना मारती हुई हंसी सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत तो दाद देने लायक है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। इतने सालों बाद भी वो आवाज सुनकर मुझे अपने आप गिल्ट और बेचैनी होने लगती थी। मैंने वहां से भाग जाने की अपनी इच्छा को दबाया और खुद को उस इंसान की तरफ देखने के लिए मजबूर किया जो मेरी तरफ आ रही थी। 7 साल बाद लिंजी अब वो 19 साल की लड़की नहीं रही थी। वो लड़की जो कभी फोन पर रो रो कर मुझसे गिड़गिड़ाई थी कि मैं घर वापस आ जाऊं और उसकी मां को आखिरी बार देख लूं। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे गले में कुछ फंस गया हो। मेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। लिंजी मेरे पास से होकर गुजरी और उस कार से उतरे हुए इंसान की तरफ बढ़ गई। तब मैं होश में आया और जल्दी से बोला, प्लीज इस पर साइन कर दो, मुझे बस तुम्हारा एक सिग्नेचर चाहिए। मैं उसके पीछे भागा और हड़बड़ाहट में अपने बैग से डॉक्यूमेंट्स और पेन निकालने लगा। ये बर्थडे पार्टी बहुत बड़ी थी, काफी लोग आए हुए थे। वो बहुत बिजी लग रही थी और मैं उसका रास्ता रोककर खड़ा था। वो बहुत इरिटेटेड लग रही थी। उसने झटके से मेरे हाथ से पेन लिया और बिना पढ़े जल्दी से साइन कर दिए। साइन करते वक्त शायद उसे लगा कि मैं फिर से उसे परेशान करूंगा, तो वो रुकी और एकदम ठंडे स्वर में बोली, एक और बात याद रखना, जब तुम सच में मर जाओ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगा जैसे गले में कोई कांटा छुप गया हो। काफी देर बाद मैं कुछ बोल पाया और मुझे खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं दी। और ठीक है, मेरा जवाब सुनकर लिंजी ने आखिरी स्ट्रोक पूरा किया और साइन कर दिए। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसने बस इतना कहा, अब दफा हो जाओगे यहाँ से। मैंने वो साइन डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लिए। मेरा शरीर अपने आप एक तरफ हो गया और मैंने उसे रास्ता दे दिया। उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी और मेरा सिर चकरा रहा था। हे सिटी आते वक्त मैंने बहुत सी बातें सोची थी, जैसे शायद लिंजी कहेगी कि ये बॉडी डोनेशन फॉर्म नकली है, या वो मुझसे पूछेगी कि इतनी कम उम्र में मैं ये सब क्यों साइन कर रहा हूँ, या फिर शायद वो एक बार तो पूछेगी कि क्या मेरी तबीयत खराब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, बस एक चिढ़ भरा जल्दी में किया हुआ सिग्नेचर।
साफ था कि उसे इन डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं था। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। जब मुझे होश आया तब तक लिंजी अंदर जा चुकी थी। सर्दियों की बर्फीली हवा मेरी हड्डियों को चीर रही थी और मेरा शरीर ठंड से सुन्न पड़ गया था। मैं मुड़ा और एयरपोर्ट की तरफ चलने लगा। पता नहीं मैं कितनी दूर तक चलता रहा, जब अचानक मुझे याद आया कि मुझे कैब लेनी पड़ेगी। एयरपोर्ट बहुत दूर था, मैं पैदल नहीं जा सकता था। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न था। मुझे याद भी नहीं कि मैं अपने शहर वापस कैसे पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 2 बज चुके थे। मैंने अपना लैपटॉप खोला और एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा। मैंने सोचा था कि सुबह होते ही मैं डीन के पास जाकर अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आई। सोंग हुआई का मैसेज था। डीन जाओ बता रहे थे कि तुमने 15 दिन की छुट्टी ली है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तब मुझे एहसास हुआ कि कल शाम से उसने मुझे न जाने कितनी बार कॉल और मैसेज किया था। मेरा फोन साइलेंट पर था और मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। सोंग हुआई किसी लॉ फर्म के काम से शहर से बाहर गई हुई थी और कल ही वापस आई थी। मैंने तुरंत उसे कॉल बैक किया। वो बहुत परेशान थी और उसने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे अपनी बीमारी के बारे में बताऊं, इसलिए मैंने कोई झूठा बहाना बनाकर बात टाल दी। उसे पूरी तरह यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, लिन ई, अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो मुझे जरूर बताना। फोन रखने के बाद मैंने अपनी आंखों के आंसुओं को रोका और उस रेजिग्नेशन लेटर को घूरता रहा। आखिरकार मैंने उसे फाड़कर फेंक दिया। मुझे अचानक याद आया कि मुझे सोंग हुआई के 50,000 रुपए वापस करने हैं। उसकी खुद की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, इसलिए मरने से पहले मुझे उसके पैसे लौटा देने चाहिए। अगले दिन मैं हमेशा की तरह काम पर कॉलेज गया, लेकिन सुबह की एक बड़ी क्लास खत्म करने के बाद मैंने देखा कि लिंजी क्लासरूम के बाहर खड़ी थी। उसके साथ कॉलेज के अथॉरिटीज भी थे और वो माथा सिकोड़कर मुझे स्टेज पर घूर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, क्योंकि कल ही तो वो मीलों दूर हाई सिटी में थी। कॉलेज मैनेजमेंट ने मुझे बाहर आने का इशारा किया। फिर लिंजी ने मुझे ताना मारते हुए पूछा, अब तुम ये मत कहना कि ये बस एक इत्तेफाक है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। फिर उसने क्लासरूम के अंदर देखा और एक लड़का भागता हुआ बाहर आया। उसने लिंजी को दीदी कहकर बुलाया। तब जाकर मुझे सारी बात समझ आई। लिंजी की अडॉप्टेड मदर का बेटा, उसका नया भाई, मेरा ही स्टूडेंट था, वेन फंग। दुनिया में ऐसे अजीब इत्तेफाक बहुत होते हैं। तभी मैं सोचूं कि कल जब मैं हाई सिटी गया था तो मुझे उसकी आवाज जानी पहचानी क्यों लगी थी। मैंने सफाई देते हुए कहा, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। लिंजी में सुनने का बिल्कुल पेशेंस नहीं था। उसने सीधा मेरी बात काट दी, तुम यहाँ से रिजाइन कर दो। मैं हैरान रह गया। मुझे गुस्से से हंसी आ गई। मैं क्यों करूं? लिंजी ने मुझे बहुत घटिया नजरों से देखा। उसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे मुझे देखना भी वो मुझ पर कोई एहसान कर रही, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, न तुम्हारे कैरेक्टर पर और न ही तुम्हारी टीचिंग पर। मैं अपने भाई का फ्यूचर तुम्हारे जैसे इंसान के हाथ में नहीं दे सकती। तुम्हारे जैसे इंसान के हाथ में? मैंने अपने दिल के दर्द को दबाया और सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। लिंजी ने एक हल्की सी हंसी हंसी। ठीक है, फिर मैं वेन फंग का ट्रांसफर करवा लेती हूँ। और हाँ, जो एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग और रिसर्च इक्विपमेंट मैं इस कॉलेज को डोनेट करने वाली थी, अच्छा हुआ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन नहीं हुए। अब वो सारी डोनेशन मैं नए कॉलेज को दे दूंगी। कॉलेज मैनेजमेंट तुरंत बीच में बोल पड़ा, क्या आपकी और टीचर लिनयी के बीच कोई गलतफहमी है? हम बैठकर बात कर सकते हैं। बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस इंसान से कोई बात नहीं करनी। बस मुझे 3 दिन के अंदर बता देना कि ये यहाँ से जा रहा है या नहीं। इतना कहकर वो मुड़ी और वहां से चली गई। मैनेजमेंट वाले परेशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे तसल्ली दी। टीचर लिनयी, आप टेंशन मत लीजिए। हमारा कॉलेज बिना किसी वजह के किसी भी टीचर को नहीं निकालता। अगर बहुत मजबूरी हुई तो हम वो डोनेशन छोड़ देंगे। उन्होंने कहने को तो कह दिया, लेकिन इतनी बड़ी डोनेशन का चला जाना कॉलेज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। मैंने लिनजी को जाते हुए देखा। मैंने हिम्मत की और उसके पीछे दौड़ा। मैंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची थी कि दर्द होने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसका रास्ता रोक लिया। मेरे मुंह से आदत के मुताबिक उसकी पुरानी इज्जत से भरी पुकार निकलने ही वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोका और कहा, लिनजी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लिनजी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जोक मार दिया हो। उसने ताना मारते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोला, अगर कोई बात है तो हम आराम से बात कर सकते हैं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लिंजी जोर से हंस पड़ी। टीचर लिनयी, ये तुम कौन सा नया मजाक कर रहे हो? पहले वो हमेशा मुझे प्यार से शाओई बुलाती थी और आज उसके इस टीचर लिन बुलाने में सिर्फ बेइज्जती और नफरत भरी थी। लिंजी ने झटके से मेरा हाथ हटाया और फिर माथा सिकोड़कर अपनी स्लीव को ऐसे झटका जैसे कोई बहुत ही गंदी चीज छू ली हो। फिर उसने मुझे देखा और बोलना शुरू किया, एक ऐसा इंसान जिसने उस आदमी को चुना जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन शादी में धोखा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा था। जब उनका डिवोर्स हुआ तो तुम उस लिन चांग मिंग के साथ चले गए, ये जानते हुए भी कि उसने मेरी माँ को बिना एक पैसे के घर से निकाल दिया था। सिर्फ एक लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट के लिए तुमने उस माँ और अपनी होने वाली बीवी को छोड़ दिया। यहाँ तक कि तुम उस माँ को आखिरी बार देखने भी नहीं आए जिसने तुम्हें सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया। 7 साल में तुम एक बार भी घर नहीं आए। ऐसे घटिया इंसान से तुम ही बताओ कि मैं आराम से कैसे बात करूं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। मैं अपना सिर नहीं उठा पाया और बहुत धीमी आवाज में बोला, बहुत सी चीजें वैसी नहीं है जैसा तुम सोचती हो। अच्छा, तुम्हारी क्या मजबूरी थी, बताओ मुझे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर मुझे अपनी बीमारी याद आ गई। ख्यालों में मैं वापस उस वक्त में चला गया जब मैं 10 साल का था। माँ ने बिना कुछ लिए घर छोड़ने की शर्त मान ली थी ताकि वो लिंजी और मेरी कस्टडी ले सकें। हम एक बड़े से विला से निकलकर एक छोटे से पुराने किराए के घर में आ गए थे। माँ दिन में छोटे मोटे काम करती थी और टाइम निकालकर बार बार लिन चैंग मिंग के पास जाती थी।
थीं। वो चाइल्ड सपोर्ट के पैसे मांगती थीं, लॉरेंस ढूंढती थीं और उस पर केस करना चाहती थीं। वो बहुत बिजी रहती थीं। मैं और लिंजी एक दूसरे का सहारा थे। रोज स्कूल के बाद लिंजी मेरी क्लास के बाहर आती थी और हम साथ घर जाते थे। बस के थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम शाम के अंधेरे में आधे घंटे से ज्यादा पैदल चलते थे। जब मैं कहता था कि मेरे पैरों में दर्द है तो वो मेरे सामने झुककर बैठ जाती, अपनी पीठ थपथपाती और हंसते हुए कहती, छोटे नवाब आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लेती हूँ। लेकिन उस रात मुझे अपनी पीठ पर घर लाने के बाद उसे हार्ट अटैक आ गया। वो दर्द से सोफे पर तड़प रही थी। मैं घबराकर उसके लिए पानी और दवाई लेने भागा। जब मैंने टेबल की ड्रॉर खोली तो देखा कि उसकी हार्ट की मेडिसिन की बोतल बहुत पहले ही खाली हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक पेन किलर का डब्बा रखा था जो सबसे सस्ते वाला था। एक गोली 1 रुपए से भी कम की। उस रात माँ लिन चैंग मिंग से पैसे मांगने गई थी और देर रात तक वापस नहीं आई थी। उस छोटे से सीलन भरे कमरे में लिन जी ने वो सबसे सस्ती पेन किलर खाई और सीने में दर्द की वजह से बिस्तर पर कांप रही थी। मैं उसके पास बैठकर रो रहा था। उसने बहुत मुश्किल से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शाहुई प्लीज रो मत, माँ को मत बताना, मैं थोड़ी देर लेटूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसका पीला पड़ा चेहरा और ठंडा पसीना देखकर मुझे लगा कि वो मर जाएगी। मैं सिसकते हुए बोला, मैं लिन चैंग मिंग के पास जाकर पैसे लाऊंगा, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे और सबसे अच्छी दवाई दिलाएंगे, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा। लिंजी ने अपने दांत पीस लिए। उसके पीले चेहरे पर सिर्फ नफरत थी। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन उस घटिया इंसान के सामने कभी भीख नहीं मांगूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि लिंजी मरे। सस्ती पेन किलर के साइड इफेक्ट्स और हार्ट अटैक आने पर सही इलाज ना मिल पाना, ये दर्द कितना खौफनाक होता है, ये मैं लिंजी को देखकर रोज महसूस करता था। फिर एक बार जब लिंजी हॉस्पिटल के बेड पर थी, उसने जादूगर की तरह अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकाला और मुझे दिया। बीमारी से पूरी रात तड़पने के बाद उसका चेहरा पीला था और आंखों में थकान थी। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे शाओई। वो ब्रेसलेट 2000 से ज्यादा का था। लिंजी उस वक्त अंडर एज थी, वो नौकरी नहीं कर सकती थी। उसने छुप छुप कर अपनी दवाइयों के पैसे बचाए थे ताकि वो मुझे मेरी पसंद का ब्रेसलेट दिला सके। उसने वो ब्रेसलेट बहुत प्यार से मेरे हाथ में रखा और बदले में मैंने क्या किया, मैंने गुस्सा होते हुए उससे पूछा कि ये वो लिमिटेड एडिशन वाला क्यों नहीं है, मुझे तो वही चाहिए था। लिंजी काफी देर चुप रही और फिर बोली, जब मैं पैसे कमाने लगूंगी ना। मैंने चिढ़कर उसकी बात काट दी। मुझे घर वापस जाना है, मैं लिन चैंग मिंग के पास वापस जा रहा हूँ। अगर लिंजी उस घटिया इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती थी तो ये काम मैं करूंगा। अगर लिंजी उस घटिया इंसान के पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी तो मैं उसे कभी पता नहीं चलने दूंगा कि वो पैसे कहां से आ रहे हैं। लिंजी के होठ कांपे। उसने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और मेरा माथा छुआ। शाओई, तुम्हें बुखार है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने झटके से उसका हाथ हटा दिया, खड़ा हो गया और नफरत से उसे देखा। हम काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। एकदम सन्नाटा छा गया था। बहुत देर बाद मैंने लिंजी की एक हारी हुई और निराश आवाज सुनी, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? मैं लिन चैंग मिंग के पास वापस चला गया और अपनी वो पुरानी ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने लगा, जबकि लिंजी और माँ की जिंदगी अभी भी बहुत मुश्किल थी। लिंजी मुझसे मिलने कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन माँ का दिल नर्म था। वो उसे समझाती थी कि शाओई ने बचपन से कोई दुख नहीं देखा है, अभी वो नासमझ है, उससे गुस्सा मत हो। तब जाकर वो कभी कभार मुझसे मिलने आती थी। हम दोनों के बीच का रिश्ता एकदम अजीब और अनजान सा हो गया था। मैं अपने पुराने स्कूल वापस आ गया और अब मेरे आसपास लिंजी नहीं थी। लिंजी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उनकी फाइनेंशियल हालत देखकर उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे स्पॉन्सर किया। उसे हर महीने कुछ पैसे मिलने लगे। उसकी और माँ की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी और हम अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। फिर जब मैं 16 साल का हुआ, माँ, जिनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी, उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो नहीं बचेंगी। उस रात मैं एक लग्जरी क्रूज शिप पर लिन चैंगमिंग की बर्थडे पार्टी में था। पटाखों और जश्न के शोर के बीच मुझे लिंजी का फोन आया। वो पहली बार था जब मैंने उसे इतना बेबस होकर फूट फूट कर रोते हुए सुना था। उसकी आवाज इतनी ज्यादा कांप रही थी कि मुझे उसकी बात ठीक से समझ भी नहीं आ रही थी। उसने कहा, शाओई जल्दी आ जाओ, माँ तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हैं। लेकिन मैंने उसे जवाब दिया, लिन चैंगमिंग की पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद मैं कल आ पाऊंगा। क्योंकि वो रात मेरे लिए लिन चैंगमिंग के जुर्म के सबूत इकट्ठा करने का सबसे बेहतरीन मौका था। अगले दिन जब मैं वापस गया तो मुझे माँ नहीं मिली, सिर्फ हॉस्पिटल का दिया हुआ डेथ सर्टिफिकेट मिला। लिंजी ने मेरी तरफ देखा और बस एक बात कही, लिनी, इसके बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मेरी याद में वो पहली बार था जब उसने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया था। मैं माँ को आखिरी बार देख भी नहीं पाया और मुझे ये भी नहीं पता कि उन्हें कहाँ दफनाया गया। उस बात को 7 साल हो गए। लिंजी ने मुझसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया। अब इतने सालों बाद सच बताने का क्या फायदा? इससे बस यही होगा कि जब मैं मरूंगा तो लिंजी को दुख होगा। इससे तो अच्छा है कि वो मुझसे नफरत ही करती रहे। लिंजी की आवाज में एक अजीब सी इंतकाम की खुशी थी। आखिर तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा ना? कुछ 1000 रुपयों की इस नौकरी के लिए तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो। ये सब इसलिए हो रहा है ना क्योंकि लिन चैंगमिंग जेल चला गया है और तुम्हारे वो ऐशो आराम के दिन अब खत्म हो गए हैं। लिन चैंगमिंग वो इंसान था जिसने मुझे पाला था और वो लिंजी का असली पिता था। फाइनेंशियल फ्रॉड्स के चक्कर में उसे उम्र कैद की सजा हो गई। उसकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी गई। फिर भी उसका कर्जा पूरा नहीं चुकाया जा सका। मैंने एक हल्की सी सांस ली और कहा,
तुम जो समझना चाहती हो समझ लो। जैसा उसने कहा था, जब मैं सच में मर जाऊं तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। शायद यही हम दोनों के लिए सही रहेगा। मैं अब और उसकी गालियां और ताने नहीं सुनना चाहता था। मैंने मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक लिंजी ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। क्या हुआ? अब कोई नई कहानी नहीं बची क्या तुम्हारे पास? मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और अचानक मेरे शरीर में वो जानी पहचानी सी कमजोरी महसूस होने लगी। मैंने मुड़कर बस एक कदम ही बढ़ाया था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ा। किसी जवान इंसान का ऐसे अचानक गिर जाना बहुत अजीब लगता है, इसलिए मेरा गिरना शायद उसे कोई नाटक लग रहा था। जैसी मुझे उम्मीद थी, लिंजी चुपचाप मुझे जमीन पर गिरे हुए देखती रही। उसने ताना मारते हुए कहा, इतने सालों में तुमने और कुछ तो नहीं सीखा, लेकिन बीमार होने का नाटक करके सिंपैथी बटोरना तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया है। शायद वो मुझसे कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन मेरी इस हरकत से उसे इतनी घिन आई कि उसका मुझसे बात करने का सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। वो मेरे पास से होकर गुजर गई, उसकी परछाई मुझ पर पड़ी और उसकी आखिरी बात सुनाई दी, तुम उसी आदमी जैसे हो, तुम दोनों इसी लायक हो। आखिरी लफ्ज उसने दांत पीसते हुए कहे थे। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मैं काफी देर तक वहीं जमीन पर बैठा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर दीवार का सहारा लेते हुए मैं खड़ा हुआ और वहां से चला गया। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर वहीं छोड़ा और कॉलेज से बाहर आ गया। कॉलेज के गेट के बाहर सॉन्ग हुआई अपनी कार के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। उसे मेरे रिजाइन करने के बारे में पता चल गया था और वो मेरे लिए बहुत गुस्से में थी। लिंजी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सॉन्ग हुआई के इतना बोलते ही लिंजी कॉलेज से बाहर आती हुई दिखी। लिन चांगमिंग जेल में जाने से पहले सॉन्ग हुआई उसकी लीगल एडवाइजर थी। उसने लिन चांगमिंग के बहुत सारे केसेस लड़े थे, इसलिए लिंजी सॉन्ग हुआई से भी सख्त नफरत करती थी। हमारे पास से गुजरते वक्त लिंजी ने बहुत ही घटिया तरीके से मुस्कुराकर हमें देखा। सॉन्ग हुआई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने लिंजी की तरफ चिल्लाकर कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि लिन ई ने इन सालों में तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं? तुम क्या बोल रही हो? मैंने अपनी आवाज धीमी की। मैंने उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज और कुछ मत कहो। सॉन्ग हुआई ने अपने दांत पीसे, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोली। लिंजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सॉन्ग हुआई की बाकी बात सुनने के लिए नहीं रुकी। वो बस एक पल के लिए रुकी, अपनी कार में बैठी और वहां से चली गई। मैं सॉन्ग हुआई की कार में बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा, शायद उस पर मुझ पर तरस आ रहा था। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। लिन चांगमिंग अब जेल में है, फिर भी तुम लिंजी को सच क्यों नहीं बताना चाहते? मैं काफी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से कहा, छोड़ो, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। सॉन्ग हुआई मेरी आंखों में सीधा घूर रही थी, जैसे कुछ सच ढूंढना चाहती हो। वो कौन था जो इतना बेताब था, जो कहता था कि जैसे ही लिन चांगमिंग जेल जाएगा वो तुरंत लिंजी के पास जाएगा और अपनी माँ की कब्र देखने जाएगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सॉन्ग हुआई मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मेरे चेहरे के आर पार देख लेगी। क्या कुछ हुआ है? मैंने हड़बड़ाहट में कार का दरवाजा खोला और किसी भगोड़े की तरह तेजी से अपने घर की तरफ भाग गया। सॉन्ग हुआई की आवाज मेरे पीछे धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। वो प्रिंसिपल जिसने लिंजी को स्पॉन्सर किया था, वो मुझे कल कांटेक्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैं सीधा अपने घर गया और दरवाजा लॉक कर लिया। बस कुछ सीढ़ियां चढ़ने में ही ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं सोफे पर गिर पड़ा और एक गहरी अंधेरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ मौत सा सन्नाटा था। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दुनिया में हूँ। आज कौन सा दिन है? मैं बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ। पूरा घर छान मारा, लेकिन सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट मिला। मैंने उसे बोल में बना लिया, लेकिन जब मैंने चॉपस्टिक्स पकड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं नूडल्स उठा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं पिछले 20 सालों से चॉपस्टिक इस्तेमाल कर रहा था और अचानक वो मेरे लिए एक अनजान सी चीज बन गई थी। मैं उसी जानी पहचानी हरकत से कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नूडल्स चॉपस्टिक से फिसल रहे थे। एक अजीब सा डर और बेचैनी मेरे अंदर किसी जहरीले सांप की तरह रेंगने लगी। मैं सुन्न होकर अपनी हथेलियों को देख रहा था। मेरे हाथ सुन्न पड़ रहे थे। मेरी उंगलियां ऐसे अकड़ रही थी जैसे उन पर बर्फ जम रही हो। भूख की वजह से मेरा सिर भी चकराने लगा था। मैंने सोचा कि मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। पता नहीं मेरी ये हालत घबराहट की वजह से थी या सच में मेरी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स तक नहीं खोल पा रहा था। बहुत बार कोशिश करने के बाद मैं सिर्फ इमरजेंसी कॉल का बटन दबा पाया। दूसरी तरफ से काफी देर बाद कॉल उठा। इस धुंधले से होश में मुझे अचानक याद आया कि मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिंजी का नंबर था। दूसरी तरफ से काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। शायद वो मेरे बोलने का इंतजार कर रही थी। आखिर में उसने बहुत इरिटेट होकर रूखी आवाज में पूछा, क्या है? मैं डरा हुआ और घबराया हुआ था। मैं मदद मांगने ही वाला था कि तभी मुझे अपने मुंह में एक नमकीन स्वाद महसूस हुआ और मुझे एहसास हुआ कि मैं डर के मारे फूट फूट कर रो रहा हूँ। दूसरी तरफ से लिंजी की ठंडी आवाज फिर से आई, कोई काम नहीं है तो मैं फोन रख रही हूँ। मैंने नीचे अपने हाथों को देखा और उंगलियों को हिलाने की कोशिश की। वो मेरी बात नहीं मान रही थी। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में देखा था एक ALS पेशेंट मरने से पहले पूरी तरह पैरालाइज हो गया था। वो ना बोल सकता था, ना सांस ले सकता था और ना ही कुछ निगल सकता था। उसके पूरे शरीर में पाइप्स लगे हुए थे और वो तड़प रहा था। आखिर में उसकी फैमिली से उसका दर्द नहीं देखा गया और उन्होंने लाइफ सपोर्ट हटा दिया। मैंने अचानक सोचा, अगर मेरी भी यही हालत हो गई, अगर मुझे लिंजी से भीख मांगनी पड़ी कि वो मेरे लाइफ सपोर्ट की पाइप्स निकाल दे। मेरी सांसों में अचानक एक जलन भरा दर्द होने लगा। मैं उस मंजर की कल्पना भी नहीं कर सकता था।
नहीं, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। उसे मुझे इस हालत में कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने अपने शरीर की कंपकपी को रोका और आखिरकार बोला, कुछ नहीं, वो गलती से नंबर लग गया था। दूसरी तरफ से थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर वो गुस्से से हंसी, जैसे उसे यही उम्मीद थी। गलती से लग गया? बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना। कॉल कट गया। वो शांत लिविंग रूम फिर से किसी कब्र की तरह शांत हो गया। मैं वहीं सुन बैठा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक लकड़ी का पुतला बन गया हूं जो हिल भी नहीं सकता। आधी रात के बाद सॉन्ग हुआई का कॉल आया। उसने हॉस्पिटल से पता लगा लिया था और उसे मेरी बीमारी के बारे में सब मालूम पड़ गया था। वो गुस्से से पागल हो रही थी। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा ली? आखिर में उसकी आवाज रोने जैसी हो गई। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो मैंने बहुत प्यार से पूछा, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती हो? मैंने हॉस्पिटल में रहना शुरू कर दिया। कुछ ट्रीटमेंट के बाद मेरे हाथ पैरों में थोड़ी सी ताकत वापस आई, लेकिन हिलना डुलना अभी भी बहुत मुश्किल था। सॉन्ग हुआई वहीं रहकर मेरा ख्याल रख रही थी। मुझे डर था कि उसकी जॉब पर असर पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे बहुत समझाया और अपने लिए एक केयर टेकर रख लिया। तब जाकर वो अपनी लॉ फर्म वापस गई। देखते ही देखते सर्दियां आ गई। नया साल आने वाला था और मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मैंने बहुत सोचा और तय किया कि जब तक मेरे हाथ पैर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, मुझे सॉन्ग हुआई के पैसे लौटा देने चाहिए। मैंने हॉस्पिटल से आधे दिन की छुट्टी ली और केयर टेकर से मुझे एक मॉल की ज्वेलरी शॉप तक ले जाने को कहा। मेरे पास जो एक आखिरी महंगी चीज बची थी, मैं उसे बेचने जा रहा था। जब मैं 16 साल का था और लिंजी 19 साल की, तब उसने काम करना शुरू किया था। उसने अपनी सारी कमाई जोड़कर मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिया था। ये वही लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट था जिसके लिए मैंने उसे ताना मारा था। उस ब्रेसलेट की वजह से वो हमेशा गिल्ट में रहती थी और उसे लगता था कि शायद इसे देखकर मैं उसके और माँ के पास वापस आ जाऊंगा। मैं उस ब्रेसलेट को लेकर ज्वेलरी शॉप पहुंचा और मैनेजर से बार्गेन करने लगा। जब इसे खरीदा गया था तब ये बहुत महंगा था, क्या आप थोड़े ज्यादा पैसे नहीं दे सकते? मैनेजर थोड़ा इरिटेट हो गया। ये बहुत पुराना डिजाइन है, अब आउट ऑफ फैशन हो चुका है। मैं इसके ज्यादा से ज्यादा 30,000 दे सकता हूँ। मेरे इलाज और दवाइयों में बहुत पैसे खर्च हो चुके थे, अब मेरे पास सच में कुछ नहीं बचा था। मुझे सॉन्ग हुआई के 50,000 भी लौटाने थे, इसलिए मैंने हिम्मत करके कहा, प्लीज थोड़ा बढ़ा दीजिए, 35,000 में कर लें। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरे पीछे से एक औरत की ठंडी आवाज आई, जरा साइड हटेंगे? मैंने पीछे मुड़कर देखा, लिंजी और वेन फेंग मेरे पीछे खड़े थे। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं वहां हूं ही नहीं और सीधा मैनेजर से बात करने लगी। क्या वो आ गया? मैनेजर ने तुरंत एक बड़ी सी स्माइल दी और कहा, जी हाँ, वो नेकलेस आज सुबह ही आया है, मैं बस आपको कॉल करने ही वाला था। लिंजी नेकलेस लेने काउंटर की तरफ बढ़ी, लेकिन वेन फेंग की नजर मेरे हाथ में रखे ब्रेसलेट पर पड़ी। शायद उसे लगा कि मैं एक टीचर हूं जिसकी नौकरी छूट गई है और अब उसे अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं, तो उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने लिंजी की स्लीव खींची और बहुत सोच समझ कर बोला, टीचर लिनी, मुझे ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आप इसे मुझे बेचेंगे? मैं आपको 35,000 दे दूंगा। मैं लिंजी के सामने और बेइज्जत नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर मुझे अपनी हालत याद आई, शायद मैं अगली बार यहाँ आ ही ना पाऊं। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी लिंजी ने माथा से कोड़ा, शाओफेंग, किसी और की उतारी हुई गंदी चीजें मत लिया करो। शाओफेंग एक पल के लिए बहुत शर्मिंदा हो गया और सेल्समैन उसे अंदर नेकलेस ट्राई करवाने ले गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और अब इज्जत की परवाह किसे थी। मैंने 30,000 ली और वो ब्रेसलेट बेच दिया। लिंजी वही खड़ी बहुत शांति से मुझे देख रही थी। उसकी वो घूरती हुई नजरें मुझे चुभ रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे देखूं। मैंने बस पैसे लिए और वहां से भाग गया। कॉर्नर मुड़ने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि अब लिंजी मुझे नहीं देख सकती, तब मैं दीवार के सहारे खड़ा हुआ और सॉन्ग हुआई को कॉल किया। मैंने उससे पूछा कि वो हॉस्पिटल कब आ सकती है। मैं पहले ये 30,000 देना चाहता था, अगर मैं सीधे ट्रांसफर करता तो वो पक्का पैसे वापस कर देती। मैंने फोन रखा ही था कि मैंने देखा लिंजी मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं पूरी ताकत लगाकर मॉल आया था और अब मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। मुझे डर था कि कहीं उसे मेरी बीमारी का पता न चल जाए। मैं उसके पास से गुजर कर आगे जाने लगा, लेकिन अचानक उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। लिंजी की गुस्से भरी आवाज मेरे कानों में गूंजी, क्या तुम्हें सॉन्ग हुआई को पैसे देना इतना पसंद है? जो कुत्ता अपने ही मालिक को जेल भिजवा सकता है, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो कल तुम्हें नहीं काटेगा? इंडस्ट्री में सबको पता था कि लिन चांग मिंग को सॉन्ग हुआई ने ही मौके का फायदा उठाकर उम्र कैद दिलवा दी थी। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो लिंजी ने ताना मारा, या फिर तुम सॉन्ग हुआई को पैसे इसलिए दे रहे हो ताकि वो तुम्हारे उस महान बाप लिन चांग मिंग का केस फिर से लड़ सके? उसकी नजरों में मैं हमेशा इतना ही गिरा हुआ इंसान था। मेरे पैर कांप रहे थे, मैं वहां से निकलना चाहता था। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की और कहा, मुझे लगता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। 7 साल बाद जब हम मिले तो लिंजी को मुझसे सख्त नफरत थी, लेकिन इस वक्त वो मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी और छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उसने ताना मारा, हाँ मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी महान वकील सॉन्ग हुआई को नौकरी से निकाल दिया गया है? मेरा दिल जोर से धड़का, मैं सुन रह गया। मैं ये भी नहीं सोच पाया कि वो सच बोल रही है या झूठ। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और सॉन्ग हुआई की लॉ फॉर्म को कॉल किया। वहां से मुझे यही जवाब मिला, लॉयर सॉन्ग ने महीने की शुरुआत में ही रिजाइन कर दिया था। वो यीसिन ग्रुप के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उन्होंने एक लीगल रिपोर्ट में गलती की और यीसिन की कंप्लेंट के बाद उन्हें निकाल दिया गया। अब मुझे समझ आया कि सॉन्ग हुआई इतने दिनों तक हॉस्पिटल में मेरे पास थी और उसे ऑफिस से एक भी कॉल क्यों नहीं आया था। गुस्से से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं गिरने ही वाला था कि मैंने जल्दी से दीवार का सहारा लिया। मेरी आवाज कांप रही थी और मैं गुस्से में था। हमारे बीच के झगड़े से सॉन्ग हुआई का कोई लेना देना नहीं है। लिंजी ने मुझे अपनी ठंडी नजरों से घूरा, कोई लेना देना नहीं है? इतने सालों तक उसने लिन चांग मिंग को काला पैसा कमाने में मदद की, जब बात बिगड़ी तो उसी ने उसे जेल भेज दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है? ये कहते हुए उसकी नफरत और बढ़ गई।
गई। वो एक घटिया, नीच और लालची कुत्ती है और तुम उसी के पीछे दुम हिलाते हुए घूम रहे हो। तुम्हें उसके साथ रहते हुए घिन नहीं आती? उसके शब्द इतने घटिया थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने दांत पीसी और थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जैसा मुझे लगा था वो थप्पड़ उसके चेहरे पर नहीं पड़ा। लिंजी ने बहुत आराम से मेरी कलाई पकड़ ली। उसने इतनी जोर से मेरा हाथ दबाया कि दर्द के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नफरत की वजह से उसका चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और दर्द से मेरी सांसें अटकने लगी। मुझे उसकी नफरत भरी आवाज सुनाई दे रही थी जो धीरे धीरे दूर हो रही थी। लिंजी, क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझ पर हाथ उठा सको? मेरे दिमाग में एक तेज आवाज गूंजने लगी। मुझे सब कुछ गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा था। लिंजी कुछ बोल रही थी, शायद वो मुझे और ताने दे रही थी। गुस्से में, नफरत में मैंने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर ऐसे लग रहा था जैसे कोई फटा हुआ गुब्बारा हो जिसमें से हवा निकल रही हो। मेरे लिए खड़ा रहना और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे गले से घबराहट भरी सांसों की आवाज आ रही थी। मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे उनमें हड्डियां ही ना हो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा कि मैं अगले ही पल गिर जाऊंगा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए लिंजी के कोट को कसकर पकड़ लिया। मेरी धुंधली नजरों ने देखा कि लिंजी एकदम सुन रह गई। उसके उस बर्फ की तरह ठंडे चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और दर्द की झलक दिखाई दी। उसने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे से किसी की आवाज आई जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। शायद वो सॉन्ग हवाई थी। लिंजी ने मुझे पकड़ने के लिए जो हाथ बढ़ाया था, उसने तुरंत वो हाथ पीछे खींच लिया। शायद उसे लगा कि ये मेरा कोई नाटक है। उसके चेहरे पर फिर से वही नफरत और गुस्सा आ गया। नाटक मत करो, मुझसे दूर रहो। मेरा शरीर ऐसे गिरा जैसे ताश के पत्तों का महल ढह गया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। एक भारी सी आवाज आई और मुझे अपनी नाक में खून की गंध महसूस होने लगी। मुझे नहीं पता कि मुझे चोट लगी थी या मैंने खून की उल्टी की थी या शायद ये सब मेरा वहम था। बेहोश होने से पहले मैंने देखा कि लिंजी घबराकर मेरे पास बैठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे से वो नफरत का नकाब खींच लिया हो। वो सारी नफरत और बेरुखी गायब हो गई थी। मुझे उसमें फिर से वो टीनेज वाली लिंजी दिखाई दी जिसने बहुत प्यार से मेरा माथा छुआ था और पूछा था, शाओई, तुम्हें बुखार है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? नजारा बदला और मेरे सामने वो 26 साल की लिंजी थी जो घबराकर मुझे पुकार रही थी। शाओइन, शाओई, तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जब इंसान मरने वाला होता है तो ऐसे सपने देखना या वहम होना कोई अजीब बात नहीं है। उस धुंधलेपन में मैंने देखा कि लिंजी के चेहरे पर बहुत घबराहट थी। वो बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। वो मुझे उठाना चाहती थी, लेकिन शायद उसे डर था कि कहीं मुझे और चोट न लग जाए। वो हड़बड़ाहट में अपने फोन से एम्बुलेंस को कॉल करने लगी। मैं खुद को नहीं देख सकता था, लेकिन मैं सोच सकता था कि मेरी हालत बहुत खराब लग रही होगी। तभी वैन फंग दूर से भागता हुआ आया। वो भी घबराया हुआ था। उसने झुककर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और परेशानी में पूछा, टीचर लिन, शाओवी को क्या हुआ? ये अचानक कैसे हो गया? वो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ पाया था कि लिंजी ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने लिंजी के चेहरे पर बहुत गहरी नफरत और गुस्सा देखा। वो गुस्सा जो उसे मुझे देखकर आता था, आज वो वैन फंग पर निकाल रही थी। मैंने लिंजी को चिल्लाते हुए सुना, दूर हटो, उसे हाथ मत लगाना। ये कैसे हो सकता है? उसे तो इस बात से भी डर लगता था कि वैन फंग मेरा स्टूडेंट है। उसने मुझे परेशान करने के लिए रिजाइन करने पर मजबूर किया, तो अब वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? ये सच में मेरा कोई अजीब सा सपना ही था। मेरे होश पूरी तरह चले गए। मैं बहुत दिनों तक कोमा में रहा। मुझे होश नहीं आया। उस अंधेरे में बहुत साल पुरानी यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं लिन चांगमेंग के पास वापस चला गया। मैंने चोरी छुपे अपने महंगे खिलौने बेचे और उन पैसों को लेकर लिंजी के स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया। वो मिडिल एज टीचर के थोड़े सफेद बाल थे। उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने लिंजी की पढ़ाई, उसके रहने का खर्च और उसकी दवाइयों का खर्च उठाना शुरू कर दिया और लिंजी से कहा कि जब वो बड़ी हो जाए तो उन्हें इसके 10 गुना पैसे लौटा दे। वो बीता हुआ वक्त मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, जैसे ये कल की ही बात हो। जब मुझे होश आया तो करीब 1 हफ्ता बीत चुका था। लिंजी मेरे बेड के पास बैठी ऊँघ रही थी। जब मेरी आंखें साफ हुई तो मैंने उसकी बंद आंखें देखी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। उसने एक डिजाइनर सूट पहना हुआ था जो शायद पूरी रात न बदलने की वजह से थोड़ा सिकुड़ गया था। मैंने हल्की सी स्माइल की। खिड़की से आती हुई धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो बहुत शांत और खूबसूरत लग रही थी। देखो लिंजी को, वो आज भी जिंदा है। आज वो इतनी कामयाब है, उसकी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है। कम से कम वो उस छोटी सी उम्र में उस टूटे फूटे घर में जिद के चक्कर में अपनी जान से हाथ नहीं बैठी। मुझे अचानक याद आया कि मैंने सालों से उसे प्यार से नहीं बुलाया है। उसे सोता हुआ देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने चोरी छुपे बोलने के लिए मुंह खोला। मेरे होठों से उसका नाम जीजी निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें खुल गईं। हमारी नजरें मिली और एक अजीब सी ऑकवर्डनेस छा गई। मैं तुरंत घबरा गया और मैंने अपनी नजरें चुरा ली। लिंजी भी थोड़ी हैरान रह गई। वो भी थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। कुछ देर बाद वो बोली, क्या बात है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे दोबारा देखूं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख हो रहा था। आज मैं इस हालत में हूं कि मैं उसे प्यार से पुकार भी नहीं सकता। मैंने अपने दिल के दर्द को दबाया और रुंधे हुए गले से कहा, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि तुम अभी भी यहाँ हो। वो मुझसे नफरत करती थी। उसे तो मुझे देखने से भी घिन आनी चाहिए थी। लिंजी काफी देर तक कुछ नहीं बोली। मुझे लगा था कि उसकी जैसी नेचर है वो पक्का मुझे कुछ ताने मारेगी या फिर बहाना बनाएगी कि वो बस किसी काम से हॉस्पिटल में थी या डॉक्टर्स ने उसे रुकने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई बहाना नहीं बनाया। वार्ड में एकदम सन्नाटा छा गया। हम दोनों में से किसी ने भी काफी देर तक कुछ नहीं कहा।
आज हमारे लिए एक ही कमरे में शांति से बैठना, बिना एक भी लफ्ज कहे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। कुछ देर बाद मैंने और उसने एक साथ बोलना शुरू किया। लिंजी की आवाज थोड़ी ठंडी थी और उसने बहुत अजीब तरीके से पूछा, क्या तुम पूरी जिंदगी वापस नहीं आओगे? वो उस छोटे से किराए के घर की बात कर रही थी। माँ की मौत के बाद लिंजी ने वो घर खरीद लिया था और माँ की अस्थियां वहीं रखी थीं। शायद ये माँ की आखिरी इच्छा थी, या शायद उसे उस छोटे से घर से प्यार था। लेकिन अफसोस, उसी वक्त मैंने भी एक बात बोल दी थी, क्या तुम लॉयर सॉन्ग के खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस ले सकती हो? मेरी ये बात सुनते ही लिंजी की आंखों में जो थोड़ी बहुत नरमी थी वो तुरंत गायब हो गई। वो बहुत गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो गई। क्या तुम्हें वो गंदी चीजें इतनी ही पसंद है? एक लिन चैंगमिंग और दूसरी सॉन्ग हवाई। मैं सच में नहीं चाहता था कि मेरी वजह से सॉन्ग हवाई की नौकरी जाए। वो लिन चैंगमिंग की लॉयर थी, लेकिन उसे ही जेल भेजने के बाद इंडस्ट्री में उसके लिए वैसे भी कोई जगह नहीं बची थी। लिंजी मुझसे नफरत करती है, ठीक है, लेकिन सॉन्ग हवाई को इस हालत में नहीं पहुंचना चाहिए था। मैंने हड़बड़ाहट में समझाते हुए कहा, सॉन्ग हवाई ने कई सालों तक मेरी मदद की है। मैं लिन चैंगमिंग को जेल इसीलिए भेज पाया क्योंकि लॉयर सॉन्ग ने इतने सालों तक उसके पास रहकर सारे सबूत इकट्ठा किए थे। ये बोलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं घबराहट में कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ। मुझे वो सब नहीं बताना चाहिए था जो मैंने किया था। मुझे लिंजी को खुद से नफरत ही करने देनी चाहिए थी, ताकि उस नफरत के सहारे मेरे मरने पर उसे कोई दुख ना हो। मैं एक पल के लिए घबरा गया। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा कि मैं अपनी बात कैसे बदलूं। लेकिन तभी लिंजी हंस पड़ी। क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? सॉन्ग भाई को बचाने के चक्कर में तुम खुद को भी बेदाग साबित करना नहीं भूले। शायद अब मुझे इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी कि मैं अपनी बात कैसे बदलूं। साफ था कि लिंजी को मेरे इन झूठों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो मुझसे इतनी नफरत करती थी कि अब यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। वो मुड़ी और बिना मेरी तरफ देखे सीधा वार्ड से बाहर जाने लगी। मैं उसे जाते हुए देख रहा था। वो बस आंखों से ओझल होने ही वाली थी कि मुझे माँ की याद आई। मैंने जल्दी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि माँ की कब्र कहाँ है? इन 7 सालों में लिंजी ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। माँ का अंतिम संस्कार कैसे हुआ, उन्हें कहाँ दफनाया गया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने अपने तरीके से बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिला। अब जबकि मैं मरने वाला हूँ, मैं बस उन्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ, फिर चाहे वो उनकी अस्थियां हो या टूमस्टोन पर लिखा उनका नाम और फोटो ही क्यों ना हो। लिंजी वार्ड के दरवाजे पर रुकी, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। काफी देर बाद उसने एकदम ठंडी आवाज में कहा, जब तुम्हारा लिन चैंगमिंग और सॉन्ग वाई से सारा रिश्ता खत्म हो जाए तब आकर पूछना। मैं सच में उससे थोड़ा और गिड़गिड़ाना चाहता था, लेकिन वो जा चुकी थी। मैंने बेड से उतरकर उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर फिर से काम नहीं कर रहे हैं। जब से मुझे ALS का पता चला था, ऐसा कई बार हुआ था कि मेरे पैर अचानक काम करना बंद कर देते थे, लेकिन वो बस थोड़ी देर के लिए होता था। पर इस बार मुझे अंदर से लग रहा था कि शायद अब मैं कभी ठीक से नहीं चल पाऊंगा। मैं हॉस्पिटल में ही रहा और व्हील चेयर पर आ गया। डॉक्टर्स के चेकअप के बाद ये कंफर्म हो गया कि मैंने चलने की अपनी ताकत पूरी तरह खो दी है। नया साल बीतने के बाद स्प्रिंग आ गया। अब मैं चॉपस्टिक्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, बस किसी तरह चम्मच से खा लेता था। चीजों को निगलना भी मुश्किल होने लगा था। अक्सर पानी पीते वक्त भी मुझे फंदा लग जाता था। जब भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होती, मैं धीरे धीरे अपने वो सारे पेंडिंग काम निपटाने लगा जो मुझे करने थे। मैं लिन चांगमिंग से मिलने जेल गया। जेल जाने के बाद वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने लोगों को पैसे खिलाकर अपील करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबूत इतने पक्के थे कि सेकंड ट्रायल में भी फैसला वही रहा और अब वो आगे कोई अपील नहीं कर सकता था। सेकंड ट्रायल का रिजल्ट 2 दिन पहले ही आया था और मैं तुरंत जेल पहुंच गया ताकि सबसे पहले उसे ये अच्छी खबर दे सकूं। शायद उसे पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी हैरान नहीं दिखा, बल्कि मुझे व्हील चेयर पर देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने उससे कहा, मेरा जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा जिंदगी भर जेल में सड़ना ही मेरे लिए काफी है। आखिर अगर तुम जेल से बाहर आए तो तुम मेरी और लिंजी की नजरों को गंदा करोगे, और अगर तुम्हें मौत की सजा मिली तो नर्क में जाकर तुम माँ की नजरों को गंदा करोगे। इसलिए तुम्हारा जिंदगी भर यहीं फड़ना सबसे अच्छा है। लिन चांगमिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब मैं मुड़कर जाने लगा तो वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने मेरे पीछे से चिल्लाकर कहा, तुम्हारे ये सब करने से क्या बदल जाएगा? तुम्हारी वो माँ और तुम्हारी वो एक्स फियांसे लिंजी, वो तुम्हें आज भी एक स्वार्थी और एहसान फरामोश जानवर ही मानती है। मैंने शांति से पलटकर जवाब दिया, लिंजी मुझे बहुत पहले ही घर वापस ले गई थी। लिन चांगमिंग एक पल के लिए इतना जल भुन गया कि उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। मैं जेल से बाहर आ गया। बाहर बहुत अच्छी धूप खिली थी। जब हवा का एक झोंका मेरे चेहरे पर लगा और मुझे थोड़ी ठंडक महसूस हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। शायद लिंजी का मुझसे नफरत करना और मुझ पर कभी यकीन ना करना, ये बात सच में मेरे दिल को बहुत दुखा रही थी। जेल का अपना ये आखिरी काम खत्म करने के बाद मैंने सॉन्ग हुआई से मेरी व्हील चेयर पुश करने के लिए कहा और उसके साथ एक बार अपने कॉलेज गया। मेरे 50 साल से ऊपर उम्र के मेंटर मेरी व्हील चेयर के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनके थोड़े बूढ़े हो चुके हाथों ने मेरे चेहरे को पकड़ा और वो धीमी आवाज में सिसकने लगे। मैं उनका सबसे होनहार स्टूडेंट हुआ करता था। मैंने भी कभी सपना देखा था कि मैं उन्हीं की तरह अपनी पूरी जिंदगी क्लासरूम और लैब को डेडिकेट कर दूंगा। ये सब सोचकर ही कभी मेरा खून खौल उठता था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते। मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकता था। जब वो मुझे पढ़ाते थे तो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। मैं उनके आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने किसी तरह एक मजाक करने की कोशिश की।
मेरे मरने के बाद आप मेरी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। हमने इसे रिसर्च के लिए डोनेट करने का डिसाइड किया था ना, कहीं ब्लैक मार्केट वाले से चुरा ना ले। सच कहूँ तो मेरे अंदर मजाक करने का कोई टैलेंट नहीं है। मेरा ये मजाक सुनकर वो हंसे नहीं बल्कि और भी फूट फूट कर रोने लगे। मैंने मदद मांगने के लिए अपने पीछे खड़ी सॉन्ग भाई की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही मैंने सिर घुमाया उसने तुरंत अपना चेहरा मोड़ लिया। शायद उसकी भी आंखें भर आई थी। अरे मैं अभी मरा नहीं हूँ। हॉस्पिटल वापस जाते वक्त मैंने बहाना बनाया कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और सॉन्ग भाई का फोन ले लिया। मैंने उसका वीचैट खोला, अपनी तरफ से भेजे गए पैसे एक्सेप्ट किए और फिर वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट कर दी। हॉस्पिटल में एडवांस में जमा किए गए मेरे मेडिकल बिल्स अभी भी 1 महीने तक चल सकते थे, जो मेरे लिए बहुत थे। इसलिए बस कुछ 100 रुपए अपने खर्चे के लिए रखकर मैंने बाकी सारे पैसे सॉन्ग भाई को ट्रांसफर कर दिए थे। ALS जब अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है तो इंसान ना चल सकता है, ना हाथ हिला सकता है, ना कुछ बोल सकता है और यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले सकता। मैं एक जिंदा लाश बनकर वो दर्द नहीं सहना चाहता था, इसलिए मैं उस दिन का इंतजार नहीं करने वाला था। पैसे ट्रांसफर करने के बाद मैंने सॉन्ग भाई का फोन नीचे रखा। मैंने देखा कि वो फिर से रो रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं या रोऊं। तुम फिर से क्यों रोने लगी? सॉन्ग भाई ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसका चेहरा एकदम सख्त था। खिड़की के बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। मेरी आंखों में कुछ चला गया। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने तो कार की खिड़की भी नहीं खोली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार उसने मुझसे कहा था। मुझे अचानक ख्याल आया कि शायद ये हमारे बीच का आखिरी मजाक है। मेरे जो भी काम बचे थे वो सब मैंने पूरे कर लिए थे। अब मेरी जिंदगी में बहुत कम ही लोग और चीजें बची थी जिनकी मुझे फिक्र थी। मुझे लिन जी की कही हुई बात याद आई, जब तुम सच में मर जाओ तो मुझे मत बताना। शायद अब उसे आखिरी अलविदा कहने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मेरे कोट की जेब में वो स्लीपिंग पिल्स रखी थी जो मैं इतने दिनों से जमा कर रहा था। मौत के इतने करीब आकर मेरा मन अब धीरे धीरे बहुत शांत हो गया था। बस एक ही बात का अफसोस था कि मैं अभी भी नहीं जानता था कि माँ की कब्र कहाँ है। मेरे मरने के बाद पता नहीं मैं उन्हें कभी ढूंढ पाऊंगा या नहीं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सॉन्ग भाई मेरी व्हील चेयर को ढकेलते हुए मुझे मेरे वार्ड में वापस ले जा रही थी। एलिवेटर का इंतजार करते वक्त मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से उससे कहा, आज रात तुम मेरे पास मत रुकना। तुम्हारी माँ के सिर में दर्द रहता है ना आजकल, तुम्हें घर जाकर उनका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा मत फील करवाओ जैसे मैंने तुम्हें खरीद लिया हो। सॉन्ग भाई मेरे पीछे खड़ी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ा सीरियस होकर कहा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं नर्सेस से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। तभी सॉन्ग वाई धीरे से मेरे पास आई और उसने अपना हाथ मेरे कोट की जेब में डाला। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हमेशा बेवकूफ बना सकते हो? मेरा दिल जोर से धड़का। मैं घबराहट में उसे रोकने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, रास्ता दीजिए प्लीज, रास्ता दीजिए। हॉस्पिटल में हर रोज इमरजेंसी पेशेंट्स आते रहते हैं, तो ये कोई अजीब बात नहीं थी। मैं अपनी कोट की जेब को छुपाने में लगा था और मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन तभी मुझे सॉन्ग वाई की आवाज सुनाई दी, जिसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लिन जी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा मुझे स्ट्रेचर पर एक औरत लेटी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा, उसके हाथ और उसका पेट, हर जगह खून ही खून था। उसके चेहरे और गर्दन का जो हिस्सा खून से सना हुआ नहीं था वो एकदम पीला पड़ चुका था। उसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी। मैं लगभग पहचान ही नहीं पा रहा था कि वो मेरी लिन जी है। ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा हो। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ झपटना चाहता था, लेकिन अपनी व्हील चेयर में फंसा हुआ था। लिन जी। सॉन्ग वाई तुरंत होश में आई। उसने मेरी व्हील चेयर को पुश किया और मेडिकल स्टाफ के साथ एलिवेटर में चढ़ गई। स्ट्रेचर पर लेटी हुई लिन जी की हालत बहुत सीरियस लग रही थी। उसमें एक लफ्ज बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। खून से सनी हुई अपनी आंखों से उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन इस हालत में भी उसने मुझे घूरना और एक ठंडा ताना मारना नहीं छोड़ा। मैंने उसके बाएं हाथ की उंगलियों को देखा जो स्ट्रेचर के किनारे बेजान सी लटक रही थी और उनसे खून टपक कर एलिवेटर की जमीन पर गिर रहा था। मैं घबराहट में उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन मुझे उसे छूने में भी डर लग रहा था। मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था। मैं इतना कभी नहीं डरा था। जब मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरी आवाज कांप रही थी। तुम्हें ये क्या हो गया? मेडिकल स्टाफ तुरंत उसका खून रोकने की कोशिश कर रहा था। एक डॉक्टर ने हड़बड़ाहट में मुझसे पूछा, क्या आप पेशेंट के फैमिली मेंबर हैं? पेशेंट खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल आई हैं और क्लिनिक बिल्डिंग के गेट पर कार से उतरते ही बेहोश हो गई हैं। अगर आप फैमिली से हैं तो प्लीज इमरजेंसी रेस्क्यू फॉर्म पर साइन कर दीजिए। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लिन जी के साथ हुआ क्या है। जैसी उसकी नेचर थी वो कभी खुद को नुकसान पहुंचाने या सुसाइड करने जैसी बेवकूफी नहीं कर सकती थी। और अगर उसने ऐसा किया भी होता तो वो खुद कार चलाकर हॉस्पिटल क्यों आती? और अगर ये किसी और ने किया है तो लिन चानमिंग तो पहले ही जेल में है। फिर भला ऐसा कौन हो सकता है जो उससे इतनी नफरत करता हो कि उसकी ये हालत कर दे? मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं उसका एक्स फियोंसे हूँ, मैं ही उसकी फैमिली हूँ। लिन जी को शायद बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी वो बहुत धीमी आवाज में मेरा विरोध कर रही थी। मेरा कोई फियोंसे नहीं है। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने घबराते हुए मेडिकल स्टाफ से पूछा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी ना? मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, जितना भी चाहिए ले लीजिए। ALS कोई संक्रामक बीमारी नहीं है और वैसे भी ब्लड डोनेट करने से पहले आप लोग चेकअप तो करेंगे ही। लिन जी और मेरा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था, इसलिए इमरजेंसी में इतना ब्लड मिल पाना आसान नहीं था। लिन जी अभी भी जिद पर अड़ी थी और मना कर रही थी, मुझे इसका ब्लड नहीं चाहिए।
उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को सुनाई ही नहीं दी। एलिवेटर से बाहर निकलते ही उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। मैंने फॉर्म पर साइन किए, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने मुझे बताया कि मेरी बीमारी और मेरे इलाज में चल रही दवाइयों की वजह से मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए साइन करने के अलावा मैं उसके लिए और कुछ नहीं कर सका। आधी रात के करीब मैंने उसके क्रिटिकल इलनेस नोटिस पर साइन किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी लिन जी का क्रिटिकल इलनेस नोटिस मुझ जैसे टर्मिनल इलनेस वाले पेशेंट से पहले आएगा। साइन करते वक्त मेरे दोनों हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे अचानक याद आया कि कई साल पहले जब लिन जी ने मां के क्रिटिकल इलनेस नोटिस पर साइन किया होगा और मुझे कॉल किया होगा, तो शायद वो भी आज मेरी ही तरह इतनी ही डरी हुई और बेबस होगी। मैंने अपनी मौत के लिए आज की रात चुनी थी और मेरे पास काफी दवाइयां भी थी, लेकिन आज की रात मैं इमरजेंसी रूम के बाहर लिन जी का इंतजार कर रहा था। शुक्र है सुबह होते होते डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो खतरे से बाहर है। उसे 3 दिन तक आईसीयू में रखा गया। 3 दिन बाद आखिरकार उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैं लगातार कई दिनों से ठीक से नहीं सोया था और अब मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मैं उसके बेड के पास बैठा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और बेड के किनारे सिर रखकर मेरी आंख लग गई। ये बहुत ही गहरी और थका देने वाली नींद थी। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोता रहा। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। मैं उसके हाथ की गर्माहट महसूस कर सकता था और इससे मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। नींद में ही मुझे लगा कि कोई मेरे हाथों से वो हाथ खींच रहा है और मैं अचानक से झटके से जाग गया। आंखें खोलते ही मेरी नजर सीधा लिंजी से मिली। वो मुझे देख रही थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे अलग अलग इमोशंस थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन कम से कम इतना तो पक्का था कि उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। उसने मेरी आंखों में देखा और इस बार उसने अपनी नजरें नहीं चुराई। हम काफी देर तक एकदम शांत एक दूसरे को देखते रहे। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे हमारे बीच की वो सारी पुरानी नफरत और गिले शिकवे अचानक कहीं गायब हो गए हों। काफी देर बाद मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी लार मेरे हाथ पर गिर रही है। मैं तुरंत होश में आया और शर्मिंदगी के मारे अपना मुंह पोंछने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वो झूठ बोल रही थी। लिंजी ने एक बहुत ही हल्की सी स्माइल दी। ये कोई ताना या ठंडी हंसी नहीं थी, एक सच्ची स्माइल थी जो मैंने बहुत सालों से नहीं देखी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके पूरे चेहरे और शरीर पर चोटें थीं। वो पट्टियों में किसी मम्मी की तरह लिपटी हुई थी। सच में कमाल है कि वो इस हालत में भी हंस सकती थी। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था और गुस्सा भी। आखिर तुम्हें ये हुआ कैसे? लिंजी ने बहुत ही बेपरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक पागल इंसान था। 7 साल से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कौन कौन है। मैं बस उसकी अडॉप्टेड मदर और उसके आज के भाई वेनफंग को जानता था। लेकिन ये चोटें उन्होंने तो नहीं दी होंगी। मैं थोड़ी देर शांत रहा और फिर पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लेकिन उसकी चोटें देखकर उसके हाथों पर चाकू के गहरे निशान थे जो हड्डियों तक जा रहे थे। ये किसी कपल के बीच के झगड़े जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूनी दुश्मनी हो। साफ था कि लिंजी इस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी। उसने बस इतना कहा, तुम दूसरों के मामलों में दखल मत दो। फिर उसने मुझे ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम्हें बीमार होने का नाटक करने की आदत पड़ गई है, जब तुम व्हीलचेयर पर भी आ गए हो। मैंने भी उसी की बात से उसे जवाब दिया, तुम दूसरों के मामलों में दखल मत दो। लिंजी फिर से हल्का सा हंस पड़ी। ये बहुत अजीब था। हमारे बीच का वो लड़ाई झगड़ा और टेंशन वाला माहौल अचानक से एकदम शांत हो गया था। लिंजी मुझे कुछ देर तक देखती रही और अचानक बोली, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहते हो? ये कितनी अजीब और अचानक कही गई बात थी, लेकिन मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और बहुत ही आराम से कह दिया, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कभी वो कड़वा अतीत था ही नहीं, जैसे हमारे बीच कभी वो जानलेवा नफरत थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम आज भी बहुत साल पहले वाले वही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाले कपल हों, जो दोपहर के वक्त बस मौसम के बारे में ऐसे ही बहुत प्यार से बात कर रहे हों। क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहते हो? ठीक है। लिंजी हॉस्पिटल में करीब आधा महीना रही और फिर मुझे अपने साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर ले गई। डिस्चार्ज वाले दिन मेरे मेन डॉक्टर ने मुझे अकेले में रोका और कहा, तुम्हारी एक्स फियांसे की हालत अब ठीक है, वो जा सकती हैं, लेकिन तुम हॉस्पिटल छोड़कर कैसे जा सकते हो? लिंजी थोड़ी दूर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब यहाँ रुकने से भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं हॉस्पिटल के बेड पर नहीं मरना चाहता। मैं लिंजी के साथ चला गया। हमने हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर डिस्चार्ज का सारा पेपर वर्क पूरा किया। वो बेसमेंट पार्किंग में कार लेने गई और मुझसे ग्राउंड फ्लोर के गेट पर इंतजार करने को कहा। मुझे इंतजार करते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक किसी ने मुझे आवाज दी, लिन ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। मैंने मुड़कर देखा। एक 60 साल के करीब का आदमी जिसके थोड़े सफेद बाल थे मेरी तरफ आ रहा था। आजकल मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई थी। मैं बहुत सी चीजों और लोगों को धीरे धीरे भूलने लगा था। काफी देर तक उस चेहरे को घूरने के बाद मुझे आखिरकार याद आया कि ये लिंजी के मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल टन थे। सच कहूं तो मेरे और उनके बीच कई सालों तक एक डील चली थी। मैं उन्हें पैसे देता था और वो स्पॉन्सर बनकर वो पैसे लिंजी को देते थे। मैंने किसी तरह मुस्कुराने की कोशिश की। अरे आप हैं, बहुत समय बाद मिले। अफसोस कि अब मेरे चेहरे के मसल्स भी बहुत अकड़ गए थे। शायद मेरी ये स्माइल बहुत ही डरावनी और अजीब लग रही होगी। प्रिंसिपल टन ने एक गहरी सांस ली। मैं कब से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लॉयर सॉन्ग से भी बात की, लेकिन तुमसे मिल नहीं पाया। ये कहते हुए उन्होंने अपने वॉलेट से एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। ये कुछ महीने पहले तुम्हारी एक्स फियांसे लिंजी ने मुझे दिया था। इसमें पूरे 100 मिलियन है।
तुम भी जानते हो कि असल में उसे स्पॉन्सर करने वाला मैं नहीं था। इन सालों में वो बहुत कामयाब हो गई है और उसने मेरी बहुत मदद की है। इस कार्ड में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं किसी भी हालत में इसे नहीं रख सकता। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने जल्दी से कॉल उठाया और वहाँ से चले गए। तभी लिन जी की कार आ गई। वो नीचे उतरी और मुझे कार में बिठाने में मदद की। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुझे उसे इतना कामयाब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो टीनेज वाली लिन जी जो कुछ रुपयों की पेन किलर खाने से भी कतराती थी, आज वो इतनी आसानी से 100 मिलियन का बैंक कार्ड दे सकती थी। मेरी लिन जी हमेशा से ही सबसे बेस्ट थी। लिन जी ने कार का जीपीएस ऑन किया और उस विला का लोकेशन डाला जहां वो आजकल रहती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, क्या हम पहले वाली जगह पर जा सकते हैं? वो तुरंत मेरी बात समझ गई और उसने जीपीएस में हमारे उस पुराने किराए के घर का लोकेशन डाल दिया जहां हमने अपना बचपन बिताया था। रात को लिन जी खुद खाना बनाने गई। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर फोल्ड कर ली जैसे वो कोई बहुत अच्छी डिश बनाने वाली हो। मैं किचन के दरवाजे पर अपनी व्हील चेयर में बैठा हुआ बोला, क्या हम दलिया खा सकते हैं? चलो, तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो तो मैं भी तुम्हारे साथ 2 दिन हल्का खाना खा लूंगी। लिन जी ने यूं ही कह दिया, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात मानकर बहुत ही सॉफ्ट सा दलिया बनाया और साथ में कुछ हल्की फुल्की डिशेस बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। उसने मेरे पैरों की तरफ देखा, क्या तुम्हें सच में चोट लगी है? मैंने बहुत ही सीरियस होकर सफाई दी, हाँ, कुछ दिन पहले मैं सॉन्ग हुआई के साथ रॉक क्लाइंबिंग सीखने गया था और गलती से गिर गया। बस थोड़ी चोट आई है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि व्हीलचेयर पर रहने से जल्दी ठीक हो जाएगा। वो नाम सुनकर लिंजी हमेशा इरिटेट हो जाती थी। उसका चेहरा साफ तौर पर सख्त हो गया और वो अपना गुस्सा नहीं छुपा पाई। उसने एक ठंडा ताना मारा, तुम इसी लायक हो। खाना खाते वक्त मैं चम्मच से दलिया खा रहा था। मुझे डर था कि कहीं लिंजी के सामने मेरे कपड़े गंदे ना हो जाएं, इसलिए मैंने अपना सिर बहुत नीचे झुका लिया था और कटोरे के एकदम पास से खा रहा था। लिंजी मुझे काफी देर से अजीब नजरों से देख रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बहुत क्यूट लग रहे हो? शायद उसे लगा कि उसकी बात मुझे समझ नहीं आई, इसलिए उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल कटोरे के अंदर ही घुसे जा रहे हो। क्या तुम 3 साल के बच्चे हो? मुझे अचानक रोना आने लगा। मैंने अपना सिर और नीचे कर लिया ताकि वो मुझे देख न सके और दबी हुई आवाज में बोला, तुमसे मतलब? लिंजी ने माथा सिकोड़कर कहा, सब्जी खाओ। मैंने जवाब दिया, मैं डाइट कर रहा हूँ। लिंजी को और गुस्सा आ गया, तुम पहले ही सूख कर कांटा हो गए हो और क्या डाइट कर रहे हो? क्या कोई तपस्या कर रहे हो? मेरा गला पूरी तरह रुन चुका था। मैं और कुछ नहीं बोल पाया। थोड़ी देर बाद लिंजी ने चॉपस्टिक से सब्जी उठाई और मेरी प्लेट में रख दी। मेरी आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े। शुक्र है कि उसी वक्त उसका फोन बज गया। मैंने उसकी स्क्रीन पर देखा, वैन फंग का कॉल था, जो अब उसका भाई था। उसने कॉल उठाया और सीधा बेडरूम में चली गई, जैसे उससे डर हो कि मैं उसकी बातें सुन लूंगा। अच्छा हुआ कि वो कॉल पर थी और उसने मुझे रोते हुए नहीं देखा। जब वो बेडरूम में जा रही थी तो मुझे हल्की सी आवाज आई। फोन पर वैन फंग रो रहा था और उससे सवाल कर रहा था। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया कि उसने क्या कहा, लेकिन मैं समझ सकता था कि वो बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। शायद लिंजी कभी भी रात को इतनी देर तक बाहर नहीं रहती थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं लिंजी को यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन अब ये उसका घर नहीं है। वो कॉल काफी देर तक चलता रहा। मैंने सिर झुकाकर अपना दलिया खत्म किया। मैं खुद उठ नहीं सकता था, इसलिए मैं डाइनिंग टेबल पर चुपचाप उसका इंतजार करता रहा। मैं देख रहा था कि टेबल पर रखी सब्जियां और लिंजी का दलिया धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे। करीब आधे घंटे बाद लिंजी वापस आई। साफ था कि वैन फंग से बात करने के बाद अब उसका मेरे साथ खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने बस यूं ही 2 चम्मच खाए और कहा कि उसका पेट भर गया है। उसने अपने बर्तन नीचे रखे और मुझे बेडरूम तक ले जाने में मदद की। उस एक कॉल की वजह से हमारे बीच फिर से एक अजीब सी दूरी आ गई थी। मुझे पता था कि वो शायद घर जाने के लिए जल्दी में थी, लेकिन मैंने बेवकूफ बनने का नाटक किया और उसे रात भर वहीं रुकने के लिए कहा, बस ये एक आखिरी रात है, बस एक आखिरी बार मेरे साथ रुक जाओ। अगले दिन सुबह सुबह लिंजी काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले उसने मुझे मुंह धोने में मदद की और मेरे लिए नाश्ता बनाकर रख दिया। हम दोनों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि वो आज रात वापस आएगी या नहीं, लेकिन हम दोनों को ये सच पता था कि वो नहीं आएगी। कल रात वो मेरे बगल वाले कमरे में सो रही थी। सुबह सुबह मुझे उसके फोन पर बात करने की आवाज आ रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। शायद वो वैन फिंग से झगड़ा कर रही थी। शायद वैन फिंग को मेरे और लिंजी के रिश्ते के बारे में पता चल गया था और उसे डर था कि मैं उसकी बहन को उससे दूर कर दूंगा। मैं व्हील चेयर को धकेलते हुए लिंजी को दरवाजे तक छोड़ने गया। उस पुरानी बिल्डिंग के कॉरिडोर के आखिर में एक खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। अब मार्च का महीना शुरू हो गया था और इस सुबह की धूप में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। लिंजी सीढ़ियों से नीचे जाने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो वापस मुड़ी। वो मेरी व्हील चेयर के सामने नीचे झुकी। मुझे अचानक याद आया, आज मेरी सेक्रेटरी छुट्टी पर है। क्या तुम्हें टाई बांधनी आती है? क्या तुम मेरे लिए इसे बांध दोगी? मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर मैंने तुरंत अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन अफसोस, मेरे हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं थी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद मेरी पीठ से पसीना छूटने लगा था, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक ढीला ढाना सा विंडसर नॉट ही बांध पाया था। लिंजी हंस पड़ी, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया है? मैंने बेबसी से कहा, मेरा नाश्ता अभी टेबल पर ही रखा है। सच में मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। लिंजी मुझे देखने लगी, फिर से उसी अजीब सी नजर से, जैसे वो मुझे पहचान ही ना पा रही हो। ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, जब तुम ठीक हो जाओगे तो वापस अपने कॉलेज में पढ़ाने जाना। मैंने तुम्हें रिजाइन करने के लिए कहा तो तुमने रिजाइन कर दिया। क्या मुझसे एक बार भी प्यार से बात करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? मैं एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर मैं अपनी स्माइल नहीं रोक पाया। ठीक है। लिंजी ने थोड़ा झिझकते हुए अपनी नजरें चुरा ली और फिर कहा, महीने के आखिर में माँ का जन्मदिन है, तब मैं तुम्हें बता दूंगी कि उनकी कब्र कहाँ है। हम दोनों साथ चलेंगे। लेकिन मैं उस दिन
तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैंने थोड़ी जिद करने की कोशिश की। क्या तुम मुझे अभी नहीं बता सकती? प्लीज, मैं सच में जानना चाहता था। अगर मुझे पता चल जाता तो शायद मरने के बाद मैं माँ से मिल पाता। लिंजी ने मना कर दिया। वो उठी और सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं जानता था कि उसकी जैसी नेचर है वो मुझे पहले कभी नहीं बताएगी। लिंजी मुड़कर जाने लगी। मैंने उसके हाथ पर रखे हुए सूट के जैकेट को देखा। मैं उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सका। मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। लिंजी ने तुरंत वो जैकेट पहन ली। उसने पलटकर नहीं देखा और कहा, मुझे पता है। मैंने भी बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, अच्छा है। लेकिन मेरी आवाज इतनी कम थी कि उसे सुनाई नहीं दिया। मैंने आखिरी बार उसे सीढ़ियों से उतरकर जाते हुए देखा। जब वो कॉरिडोर के आखिर में गायब हो गई तो मैं अपनी व्हीलचेयर को धकेलते हुए लिविंग रूम में वापस आ गया। लिंजी ने कहा था कि उसने मेरे लिए एक केयरटेकर रख लिया है जो शायद दोपहर तक आ जाएगा। साफ था कि वो अब वापस नहीं आने वाली थी, इसीलिए उसने इतनी जल्दी मुझे किसी और के भरोसे छोड़ने का इंतजाम कर दिया था। मैं लिविंग रूम के कोट रैक से अपना कोट लेने गया। मेरी वो स्लीपिंग पिल्स उसी की जेब में थी, लेकिन वो कोट वहां नहीं था। मैंने पूरे घर में ढूंढा। मेरा सिर बहुत भारी हो रहा था। ये किराए का घर बहुत छोटा था, फिर भी मुझे अपना कोट नहीं मिला। मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि मैंने वो कोट कहाँ रखा था। सब कुछ ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे डाइनिंग टेबल पर एक फल काटने वाला चाकू मिला। उसके ठीक बगल में लिंजी के हाथ के कटे हुए ताजे फलों की एक प्लेट रखी थी। मैं वो चाकू लेकर अपने बेडरूम में वापस आ गया। जब हम तीनों इस घर में साथ रहते थे तो इस बेड पर माँ सोती थी। तो क्या मरने के बाद माँ की रूह का कुछ हिस्सा आज भी इस बेड पर मौजूद होगा? मुझे उनकी कब्र नहीं मिल पाई। मैं उनकी अस्थियां तक नहीं ढूंढ पाया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि अपने आखिरी पलों में उनके करीब रहने का और क्या तरीका हो सकता है। मैं बेड पर लेट गया। मेरे कांपते हुए हाथों ने बहुत मुश्किल से उस चाकू को मेरी कलाई पर रखा। ऐसा लगा जैसे मेरा फोन बज रहा है, लगातार बज रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या मेरा वहम। खून की उस तेज गंध और मेरी धुंधली होती नजरों के बीच मुझे माँ का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। उनकी आवाज आज भी उतनी ही मीठी और प्यार से भरी थी। मेरे शियाओ ई ने बहुत दर्द सहा है। मैंने उनके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उनके साथ जाने लगा। मेरे होश उड़ने से ठीक पहले मुझे लगा जैसे दरवाजा बहुत जोर से खुला और फिर मुझे लिंजी की आवाज सुनाई दी, एक ऐसी चीख जो किसी का दिल चीर दे। शियाओ यी। ये आवाज इतनी साफ थी, ये वहम इतना सच्चा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये सच नहीं हो सकता। वो अब वापस नहीं आएगी। जैसा उसने कहा था, जब तुम सच में मर जाओ तो मुझे मत बताना। लिंजी, जैसा तुम चाहती थी मैंने वैसा ही किया। तो फिर इस जन्म के लिए अलविदा। मेरा शावी मर गया। उसने आखिरी बार मुझसे उस पुराने किराए के घर के बाहर बात की थी। वो पहले ही व्हील चेयर पर आ चुका था। उसे खाना खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ता था। उसने मेरी टाई बांधी, लेकिन वो एक गांठ तक ठीक से नहीं बांध पाया। और उसने मुझसे जो आखिरी बात कही थी वो ये थी, मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। इतनी सारी अजीब बातें, इतनी साफ साफ अलविदा, फिर भी मैं समझ क्यों नहीं पाई? मैं कैसे नहीं समझ पाई? मैंने सोचा था कि जब मैं ऑफिस से घर वापस आऊंगी तो मैं उसे हंसाऊंगी। मैं चाहती थी कि हमारे बीच की वो दूरियां खत्म हो जाए, वो पहले की तरह मेरे पास वापस आ जाए। मैंने उसे जानबूझकर बताया था कि मैंने उसके लिए केयर टेकर रखा है, ताकि मैं उसे इशारों में समझा सकूं कि मैं जिंदगी भर उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हूं। उसे अपने पैरों की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं ऑफिस भी जाती तो केयर टेकर उसका ख्याल रखता। मैं कार चलाकर ऑफिस जा रही थी। रेड लाइट पर रुकते वक्त मेरी नज़र उस पेपर बैग पर पड़ी जो मैंने पैसेंजर सीट पर रखा था। कुछ दिन पहले जब लिन ये अस्पताल में मेरी देखभाल कर रहा था तो उसके कोट पर मेरे खून के दाग लग गए थे। वो बस यही पूछ रहा था कि मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, मैं ठीक हूं ना। उसका कोट गंदा हो गया था, लेकिन उसे बदलने का ख्याल तक नहीं आया। मैंने अपने असिस्टेंट से उसके लिए एक नया कोट मंगवाया था और सुबह सुबह उसे लाकर कोट रैक पर टांग दिया था। अब मुझे उसे अपने हाथों से कपड़े देने में भी थोड़ी झिझक हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे बस वहाँ टांग दिया था। मुझे लगा कि वो देखकर समझ जाएगा। मैं उसका वो पुराना कोट अपने साथ कार में ले आई थी, ये सोचकर कि रास्ते में इसे ड्राई क्लीन के लिए दे दूंगी। अगर मैं इसे फेंक देती तो पता नहीं वो गुस्सा होता या नहीं। आज रेड लाइट शायद रोज से थोड़ी लंबी थी। मैं इंतजार करते करते बोर हो गई थी, इसीलिए मैंने अपना हाथ बढ़ाकर पेपर बैग से उसका कोट बाहर निकाला। उसकी जेब थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे अंदर कुछ रखा हो। आखिर क्या हो सकता है? मैंने जेब में हाथ डाला ही था कि तभी लाइट ग्रीन हो गई। पीछे वाली कार ने हॉर्न बजाया तो मैंने हड़बड़ी में कोट नीचे रखा और कार चलाने लगी, लेकिन तभी उसकी जेब से कुछ चीजें फिसलकर नीचे गिर गईं। वो एक विटामिन सी की शीशी और एक बैंक कार्ड था। वो ब्लैक कार्ड कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसे देखते ही मेरे दिमाग में जैसे कोई कांटा सा चुभ गया। कार चौराहा पार कर रही थी। अचानक मेरे पैर कांपे और एक जोरदार आवाज के साथ मेरी कार आगे वाली कार से जा टकराई। सड़क पर अचानक हड़कंप मच गया। कोई गुस्से में मेरी कार का शीशा पीट रहा था, लेकिन बाहर के उस भारी शोर के बीच मेरा दिमाग एकदम सुन पड़ चुका था। मैंने उस खालीपन में धीरे से झुककर वो कार्ड और दवा की शीशी उठाई। कार्ड के पीछे अभी भी मेरे सिग्नेचर थे। ये वही कार्ड था जो मैंने प्रिंसिपल टैन को दिया था और आज ये लिन यी के कोट की जेब में पड़ा था। मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में एक भयानक सा चेहरा बन गया हो जो मुझे देखकर हंस रहा हो। एक ऐसा खौफनाक सच अचानक धीरे धीरे मेरे दिमाग में साफ होने लगा था। अगर प्रिंसिपल टैन ने ये बैंक कार्ड लिन यी को दिया था, अगर वो दोनों आज भी एक दूसरे को जानते थे, अगर
कार का शीशा और भी जोर से पीटा जाने लगा था। मेरी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। कई साल पुरानी यादें अचानक बहुत तेजी से मेरे दिमाग में टकराने लगी। बचपन में लिन ही अपने दोस्तों से मुझे मिलाते हुए कहता था, मेरी मंगेतर दुनिया की सबसे समझदार लेकिन सबसे बुद्धू इंसान है। जब मैंने मिडिल स्कूल पास किया था तो प्रिंसिपल टैन ने मुझसे कहा था, तुम्हारा ये लड़का सबसे ज्यादा समझदार और प्यारा है। नज़ारा बदला और मुझे उस सुबह उस किराए के घर के बाहर का मंजर याद आया जब लिन ही ने प्यार से जिद करते हुए पूछा था, क्या तुम मुझे माँ की कब्र के बारे में अभी नहीं बता सकती प्लीज। जैसे किसी अनदेखी चीज ने मेरा गला घोंट दिया था और उसे कसती जा रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे कांपते हुए हाथों ने विटामिन सी की वो शीशी खोली और सफेद रंग की गोलियां बाहर गिर पड़ी। ये वही नींद की गोलियां थी जो डॉक्टर ने मुझे बस 2 दिन पहले ही दी थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि एक बार में बस आधी गोली खानी है, किसी भी हालत में इससे ज्यादा नहीं लेनी। वो जमीन पर बिखरी हुई गोलियां मुझे किसी खूंखार जानवर की तरह अपनी तरफ झपटती हुई लग रही थी। मैं गलत थी, मैं बिल्कुल गलत थी, सब कुछ गलत था। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? लिन यी की अस्थियां वापस लाने के बाद मैं घर पर बेहोश हो गई। मेरा असिस्टेंट मुझे अस्पताल ले गया जहां मुझे गंभीर डिप्रेशन और नर्वस ब्रेकडाउन डायग्नोज हुआ। जब डॉक्टर मुझे दवाइयां और परहेज समझा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो मुझे मरने में कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। मिस लिन, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से 24 घंटे के लिए अस्पताल में एडमिट हो जाएं। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं अस्पताल से निकलकर उस किराए के घर में वापस आ गई। रास्ते में मुझे सॉन्ग हुआई मिली। उसने मुझे एक फाइल दी। उसकी आवाज़ में दर्द और ताना दोनों थे। लिन यी ने मरने से पहले कहा था कि वो चाहता है तुम्हें कुछ भी पता न चले ताकि उसके जाने के बाद तुम्हें दुख ना हो, लेकिन मैं तुम्हें धोखे में नहीं देख सकती। मैं वो फाइल लेकर किसी जिंदा लाश की तरह घर वापस आ गई। मैंने अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स डेस्क पर बिखेर दिए। उनके साथ कुछ पेन ड्राइव्स भी थीं जिनमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग थी। उन सब में पूरी सच्चाई थी और हर एक सबूत मेरे लिए किसी खौफनाक सजा से कम नहीं था। इन सालों में लिन यी ने सॉन्ग हुआई के साथ मिलकर जो भी काम किया था, कैसे एक एक कदम बढ़ाकर उसने लिन चैंगमिंग को जेल भेजने का प्लान बनाया था, वो सारे सबूत, प्रिंसिपल टैन के साथ उसकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट्स, सब वहाँ था। जिस दिन लिन चैंगमिंग को पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लिन यी खुशी खुशी कोर्ट से बाहर आ रहा था। कैमरे के सामने देखते हुए उसने कहा था कि अब वो अपनी लिंजी के पास जा सकता है। 23 साल का लिन यी उस पल बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने फाइल के पन्ने पलटे, मुझे उसकी ALS की डायग्नोसिस रिपोर्ट मिली। तो वो रॉक क्लाइंबिंग में गिरने की वजह से व्हीलचेयर पर नहीं था, तो उसने चम्मच से दलिया मजाक मजाक में नहीं खाया था और ना ही उसका दलिया खाने का मन था। 7 साल बाद जब हम पहली बार मिले तो मैं बस यही सोच रही थी कि मैं अपनी नफरत कैसे निकालूं, मैं कैसे अपनी पूरी जिंदगी उसे अपनी गलती मानकर पछताते हुए देखूं। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो पहले से ही मौत का इंतजार कर रहा था। सॉन्ग हुआई ने बताया, बॉडी डोनेशन फॉर्म पर अगर फैमिली के सिग्नेचर ना भी हो तब भी वो मान्य होता है। वो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो अचानक अपनी बीमारी का सुनकर डर गया था। शायद उस दिन वो तुमसे मदद मांगने आया था, लेकिन तुमने उससे कहा कि जब वो सच में मर जाए तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। शायद वो तुमसे कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर वो चुप रह गया। शायद वो सच में मुझसे मदद मांगना चाहता था। और मैंने उससे क्या कहा? एक और बात, जब तुम सच में मर जाओ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसे ये जवाब मिला था। लेकिन सच तो ये था, मुझे नहीं पता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बॉडी डोनेशन फॉर्म जैसी अजीब चीज सच भी हो सकती है। मैं बस लिन यी से नफरत करती थी। पूरे 7 सालों में वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया था। उसने एक बार भी माँ की कब्र पर आकर दुआ नहीं मांगी थी। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि 7 साल पहले मैंने ही उससे कहा था कि मैं उसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। मुझे नहीं पता था कि जिस रात माँ की मौत हुई, लिन यी को पता चला था कि लिन चैंगमिंग क्रूज शिप की उस पार्टी के शोर में किसी के साथ कोई बहुत बड़ी गैर कानूनी डील करने वाला है। उसने सॉन्ग हुआई के साथ मिलकर इसके लिए बहुत तैयारियां की थी। अगर उस रात कोई गड़बड़ नहीं होती तो उनके पास लिन चैंगमिंग को जेल भेजने के पक्के सबूत आ जाते। इसीलिए उसने फोन पर थोड़ा झिझकते हुए कहा था कि वो अगले दिन ही माँ के पास आ पाएगा। लेकिन फोन कटने के बाद उसने वो सारे प्लान छोड़ दिए और रातों रात सबसे तेज फ्लाइट लेकर देश वापस आ गया। लेकिन रास्ता बहुत लंबा था और फ्लाइट के लेट होने की वजह से वो अगले दिन दोपहर को ही अस्पताल पहुंच पाया। लेकिन मैंने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि वो कहाँ से भागता हुआ आया है। मैंने बस अपने गहरे दुख और गुस्से में उस पर अपनी सारी नफरत निकाल दी और कहा, मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मैं बस इसलिए नफरत करती थी कि उसने मुझे और माँ को छोड़ दिया था। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई लाइलाज बीमारी हो जाएगी और वो मरने वाला है। आखिरी बार जब लिन यी ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझे अभी नहीं बता सकती, प्लीज, वो जल्दी जानना चाहता था। लेकिन मैं इस जिद पर अड़ी रही कि मैं उसे माँ के जन्मदिन पर ही बताऊंगी। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि माँ ने मरने से पहले कहा था कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वो बस यही चाहती थी कि उनके जन्मदिन पर अगर लिन यी का मन हो तो हम दोनों साथ मिलकर उनकी कब्र पर आएं। उनके लिए बस इतना ही काफी था। लेकिन 7 साल बीत गए, मैं एक बार भी उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। अब जब मैं आखिरकार लिन यी से दोबारा मिली थी तो मुझे डर था कि मैं माँ को फिर से निराश कर दूंगी। मुझे डर था कि अगर लिन यी को माँ की कब्र का पहले ही पता चल गया तो शायद वो उनके जन्मदिन पर ना आए।
मैं हमेशा उसके बारे में सबसे बुरा ही सोचती थी। मुझे हमेशा लगता था कि शायद किसी दिन वो फिर से मुझे और माँ को इतनी ही बेरहमी से छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बेरहम और स्वार्थी इंसान कभी था ही नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी नज़रों से दूर मेरे श्याओ यी ने अकेले कितना कुछ सहा था और कितनी तकलीफें झेली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर। मरने से एक रात पहले लिन यी ने देखा था कि वेन फेंग का मुझे कॉल आया है। मैं जानती हूँ कि वेन फेंग और मेरी उस अडॉप्टेड माँ के बारे में उसने पक्का कुछ बहुत गलत फहमी पाल ली होगी। उसे नहीं पता था कि वेन फेंग वेन लानसिंग का बेटा है, वो लिन चैंगमिंग का नाजायज बेटा है। उस रात वेन लानसिंग मर गई थी। वेन फेंग ने मुझे कई बार कॉल करके बहुत बुरा भला कहा था और फिर डिप्रेशन में आकर उसने एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। और वेन लानसिंग वही औरत थी जिसके लिए लिन चैंगमिंग ने माँ को धोखा दिया था। माँ के मरने के बाद जब लिन चैंगमिंग ने वेन लैनसन को छोड़ दिया तो वो मेरे पास आई। उसने कहा कि उसे मुझ पर तरस आ रहा है, वो मुझे अडॉप्ट करना चाहती है और मेरी देखभाल करना चाहती है। लेकिन असल में ये उसका एक घटिया प्लान था ताकि वो मेरे जरिए वापस लिन चैंगमिंग के पास जा सके और अपनी पुरानी ऐशो आराम वाली जिंदगी जी सके। मैंने भी एक मोहरे का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं था जो खुद मेरे पास चलकर आया था। मैंने भी उसके साथ खेल खेला और वेन लैनसन के जरिए लिन चैंगमिंग के खिलाफ उसके क्राइम्स के बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए और उन सबूतों में वेन लैनसन के ड्रग्स लेने और लिन चैंगमिंग के फाइनेंशियल क्राइम्स में मदद करने के सबूत भी शामिल थे। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार मैंने वो सारे पक्के सबूत कोर्ट में सबमिट कर दिए और उसी वक्त एक ऐसा इंसान सामने आया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लिन चैंगमिंग की वकील सोंग ह्वाई ने भी उसके जुर्म के सबूत कोर्ट में पेश कर दिए। इन सब के मिलने के बाद लिन चैंगमिंग को सीधा उम्र कैद की सजा हो गई। मुझे लगा था कि सोंग ह्वाई ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए लिन चैंगमिंग को फंसाया है। मुझे कभी नहीं पता था कि वो लिन यी के साथ मिलकर बिल्कुल मेरी तरह उसी एक मकसद के लिए इतने सालों से मेहनत कर रही थी। इतने सालों तक मैंने और मेरे शाओ यी ने अलग अलग रास्ते चुने थे, लेकिन हमारी मंजिल एक ही थी। हमारे दिलों में एक जैसी ही नफरत थी और हम दोनों एक ही अंजाम चाहते थे। हम दोनों उस आखिरी मुकाम पर एक दूसरे से मिल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। लिन चैंगमिंग जेल चला गया और सेकंड ट्रायल में भी फैसला वही रहा। वेन लैनसन का सपना पूरी तरह टूट चुका था। वो बेवकूफ़ औरत आखिरकार मेरे असली मकसद को समझ गई थी। मैंने वेन लैनसन के भी उन सारे क्राइम्स के सबूत पुलिस को सौंप दिए। वेन लैनसन पूरी तरह पागल हो चुकी थी। अरेस्ट होने से बचने के लिए वो खिड़की से कूदकर भाग गई और सीधा मेरे घर आ गई। उसी रात मुझे पता चला कि लिन यी फिर से जेल में लिन चैंगमिंग से मिलने गया है। मैं बहुत दुखी थी, गुस्से में थी और मैंने इतनी शराब पी ली थी कि मुझे होश नहीं था। जब मैं गहरी नींद में थी तो वेन लैनसन घर में घुस आई और उसने चाकू से मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। शराब की वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, लेकिन आखिरी पल में मैंने एक फूलदान उठाकर वेन लैनसन के सर पे दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। मैं लड़खड़ाते हुए कार तक पहुंची और खुद ड्राइव करके अस्पताल गई। अस्पताल में मैंने लिन यी के चेहरे पर वो डर और बेबसी देखी। मैंने 7 साल बाद उसे फूट फूट कर रोते हुए सुना। जब उसने मुझे प्यार से पुकारा तो वो किसी मीठे खंजर की तरह सीधे मेरे दिल में उतर गया। उस पल मुझे लगा कि पहले मेरे दिल में लिन यी के लिए चाहे जितनी भी नफरत रही हो, आज से मैं उसे माफ कर सकती थी। मौत को इतने करीब से देखने के बाद मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहती थी। अब हम दोनों के पास सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं था। मैंने तय कर लिया था कि आज के बाद मैं लिन यी को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे कभी दूर नहीं जाऊंगी। हमारे दुश्मन को सजा मिल चुकी थी, माँ जा चुकी थी। अब मैं और नफरत नहीं करना चाहती थी। मैं लिन यी को अपने साथ घर ले जाना चाहती थी। मुझे लिन यी की याद आती थी, मुझे हमारे उस पुराने घर की याद आती थी, लेकिन वो मर गया। मेरा शाओ यी मुझे छोड़कर चला गया। हमने मिलकर उन लोगों को तो बर्बाद कर दिया जिनसे हम नफरत करते थे, लेकिन इस बदले में हमने एक दूसरे को हमेशा के लिए खो दिया। मैंने माँ की कब्र के बगल में 2 और कब्रों की जगह खरीदी। एक में मैंने लिन यी को दफनाया और दूसरी मैंने अपने लिए रख ली। पता नहीं लोगों का अगला जन्म होता है या नहीं। जो लोग मरने के बाद एक साथ दफनाए जाते हैं, क्या वो अगले जन्म में फिर से मिल पाते हैं? अप्रैल की एक खिली हुई दोपहर थी और कब्रिस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं लिन यी की कब्र के सामने बैठी थी और मैंने बियर का कैन उसकी कब्र के पत्थर से बहुत हल्के से टकराया। माँ लिन यी को शराब नहीं पीने देती थी। पता नहीं ये देखकर माँ गुस्सा होंगी या नहीं। एक कैन खत्म होने के बाद मैंने दूसरा कैन खोला। मैंने विटामिन सी की वो शीशी निकाली जो लिन यी ने अपने कोट की जेब में छुपाई थी। नशे में मुझे ऐसा लगा जैसे लिन यी मेरे सिर पर हल्का सा मारकर डांट रहा हो, तुम बियर के साथ दवाई खा रही हो, पागल हो गई हो क्या? अगर माँ ने देख लिया ना तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगी। उसका वो गुस्से वाला चेहरा मुझे फिर से अपने सामने दिखाई देने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए लिन यी की कब्र की तरफ देखा और एक बहुत ही नखरे वाली आवाज में कहा, देख लो, एक बियर के साथ पूरी विटामिन सी गटक ली और माँ मेरी टांगे तोड़ने भी नहीं आई। मैंने अपना सिर कब्र के पत्थर पर टिकाया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे होश उड़ने से ठीक पहले मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, मेरे साथ डिनर करने का इंतजार करना मत भूलना। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।